चलिए देखिए भाई, लास्ट टर्न का हमारा ये मेन डिस्कशन था फ्रिक्शन के बारे में, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अपोजिट रिलेटिव वेलोसिटी कैन स्टॉप मोशन। ओके ठीक है अंश, ठीक है, आई एम रिकॉर्डिंग। ठीक है, कैन स्टार्ट मोशन, कैन स्टॉप मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज एट रेस्ट, जहां पे दो बॉडीज रेस्ट पे हैं। काइनेटिक कहां पे एक्ट करता है, जहां पे दो बॉडीज में रिलेटिव वेलोसिटी है। और रोलिंग कहां पे एक्ट करता है, जहां पे रोलिंग मोशन हो रही हो। ठीक है, मैं भी एग्जांपल्स दे रहा हूं जस्ट, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स मैं कल डिस्कस कर चुका हूं। कल हमारा मेन डिस्कशन यही हुआ था। ठीक है, अगर आपने नोट नहीं किया है, आई एम गोइंग टू रब दिस वन। चलिए रब कर दिया जाए। ओके ठीक है, चलिए, एक दो बच्चों ने भी ज्वाइन किया है, शायद नेट स्लो है, मैं उनको भी बता दूं। चलिए भाई, एक दो बच्चे अभी जस्ट आए हैं, तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आगे बढ़ते हैं। भी मैं कुछ नया नहीं पढ़ाया है, ये कल की बातें थी, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, जिन नए बच्चों ने भी ज्वाइन किया है प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए आप मुझे बताइए, फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन? कोई नहीं बताएगा? आप पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने फ्रिक्शन चैप्टर, तो आप 8, 9, 10 से पढ़ते आते हो, मुझे पता है। रफनेस ऑफ सरफेस, ठीक है, अच्छा चलो भाई, चलिए देखिए, ठीक है, आशा आपकी बात सही है। ये दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज, इंटरलॉकिंग एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। अच्छा चलो, एक सेकंड, ठीक है, सबकी कुछ कुछ पार्शियल बातें सही है, ठीक है अभिनव, मार दो, आपकी बात भी कुछ कुछ सही है, देखते हैं एक सेकंड, है ना। तो सबसे पहले हम मैक्रोस्कोपिक देखते हैं। बड़े लेवल देखते हैं क्या हो रहा है। तो आपको कोई सरफेस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल सही बोला आपने। शॉर्ट डिफॉर्मेशन चलो कह सकते हैं, ठीक है, ओके। ये दो सरफेस हो गए, ये ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी आप बोलेंगे, मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, सरफेस रफनेस, ठीक है। यार होता क्या ना, आपको कोई सरफेस कितना भी परफेक्टली स्मूथ दिख रहा हो, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूंगा इस सरफेस को, कोई भी सरफेस ले लो आप, तो जिसको आप जूम करोगे, है ना, तो आप इसको जूम इन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरफेस तो ऐसे ऐसे है, ठीक है, हाँ, जिगजैग सरफेस है, इसको आप इरेगुलरिटीज बोल सकते हैं, इरेगुलर सरफेस, ठीक है। इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रफनेस, इट्स आल्सो कॉल्ड रफनेस, ठीक है। कोई भी सरफेस आपको कितना भी परफेक्टली स्मूथ लग रहा हो, आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको इस तरह का वहां पे जिगजैग पैटर्न दिखेगा, जिसको हम इरेगुलर सरफेस बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सरफेस रफनेस, ठीक है। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस रफनेस, इस बात को पहले नोट करिए आप, प्लीज नोट डाउन। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस रफनेस, ऐसे स्टार लगा के लिखिए आप, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस रफनेस। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है ना। एक्सेप्शन क्या है? इफ यू हैव परफेक्टली स्मूथ सरफेस, आप किसी तरह से सरफेस को परफेक्टली स्मूथ बना दें, बिल्कुल परफेक्टली, है ना। इफ यू हैव परफेक्टली स्मूथ सरफेस, तब क्या होता है? क्यों? फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? क्यों? अगर दो सरफेस परफेक्टली स्मूथ हैं, इट शुड बी जीरो, है ना, इट शुड बी जीरो, बट एक्चुअली
लार्ज फ्रिक्शन इज डेवलप्ड, लार्ज, नो 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 नो, बिल्कुल सही अक्षर आपने बहुत सही बोला, लार्ज फ्रिक्शन इज डेवलप्ड। ठीक है, लार्ज फ्रिक्शन डेवलप्ड एंड दिस इज कॉल्ड वेल्डेड टुगेदर। इनमें वेल्डिंग होगी एक तरह से। वेल्डिंग समझते हो? वेल्डिंग में जब दो सरफेस को ज्वाइन कर देते हैं, दे आर वेल्डेड। ठीक है, तो होता क्या है कि फ्रिक्शन की, हाँ बता रहे, एक सेकेंड, हाँ अक्षत कह सकते हो, वहां तो थोड़ा वैक्यूम का भी केस हो जाता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन यार क्या होता है ना, अगर सरफेस रफ है, हाँ भी बता रहे हैं यार, वहां पे क्या होता है, दो बहुत परफेक्टली स्मूथ सरफेस को आप मूव कराते हो, है ना, तो उनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाते हैं। ठीक है, और जब मॉलिक्यूल्स बहुत पास आते हुए एक दूसरे पे मूव करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उनमें भी अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है, और अट्रैक्शन फोर्स से क्या होता है, वो आपस में वेल्ड हो जाते हैं। समझे? मॉलिक्यूल्स बहुत पास आएंगे एंड अट्रैक्शन फोर्स डेवलप, थोड़ी हीट डेवलप होती है, समझे, हीट डेवलप होती है वहां पे, और उनमें आपस में क्या होता है, बहुत स्लाइट सी मेल्टिंग सी होती है वहां पे, और वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बिल्कुल स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर सरफेस बहुत रफ है तो उस केस में जो आपका अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। आप ये लिख सकते हो कि मॉलिक्यूल्स बहुत पास आते हैं, उनमें अट्रैक्शन डेवलप होता है, और जिसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन फोर्स का मतलब, फ्रिक्शन फोर्स को अगर आप बहुत, ओके ठीक है, अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को देखें तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कैसे फोर्सेस हैं, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। भाई हमारे नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? क्यों? वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स, वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये कैसा होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, क्योंकि ये किसके बीच में एक्ट करता है, इट एक्ट्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, है ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एक्ट करता है। और आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो मतलब फ्रिक्शन का फोर्स का जो नेचर होता है उसको डिस्क्राइब करना इस लेवल में बहुत मुश्किल होगा। हम लोग ब्रॉडली ये पढ़ते हैं, है ना, कि डिपेंड्स ऑन सरफेस रफनेस। फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, सरफेस रफनेस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर सरफेस बहुत परफेक्टली स्मूथ हो जाएगा उस केस में फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा और सरफेस आपस में वेल्ड कर जाएंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। मतलब इस लेवल पे हम लोग एग्जैक्टली कैसे उसकी वर्किंग होती है बियॉन्ड अवर स्कोप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, है ना, बल्कि तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए क्या क्या। पहला पॉइंट ये है कि इट डिपेंड्स ऑन रफनेस। ठीक है प्रारंभ, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस जितनी ज्यादा होगी फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। देन इट डिपेंड्स ऑन, अब अगला पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। देखो भाई समझो, आप इसको समझिए, ये एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक, और मैं आपको बोलूं कि इसको पुश करिए, इस बॉक्स को आपको चलाना है, ठीक है, यू विल अप्लाई फोर्स। ठीक है, अब मैं एक बंदे को यहां खड़ा कर दूं, ठीक है, और बोलूं कि ऐसा है यार, इसको दबा दो थोड़ा सा, इसको आप दबा दो, तो वो बंदा यहां पे खड़ा होगा ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे पुश कर देगा नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे दबा दिया उसने यहां पे खड़े होकर। अब बताओ, अब मैं अगर आपसे बोलूं यार अब आप इसको मूव कराओ तो क्या होगा, इजीली मूव करेगा, इजीली मूव करेगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अरे डिफिकल्ट हो जाएगा यार। ठीक है, आप समझ रहे हो, एक बॉक्स रखा है, आप बॉक्स को पुश कर रहे हो, ठीक है, मैं आया, मैंने क्या किया, मैंने बॉक्स को ऐसे पकड़ के, फॉर एग्जांपल ये अगर बॉक्स है, ठीक है, ये
बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, सुनो भाई, ये बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूँ, ठीक है, अब कोई बंदा आता है उसको ऐसे दबा देता है नीचे की तरफ, ऐसे दबा देगा बहुत तेजी से, और फिर मैं जब इसको मूव कराऊंगा तो क्या होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू मूव, ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, आप सबको फील आ गई होगी कि अब इस बॉक्स को मूव कराने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन बताएगा, वाई? अरे भाई देखो, चलो देखो, ये हाँ ठीक है आश्रय, ये सरफेस ऐसे होता है, ठीक है, कांटेक्ट बिटवीन सरफेसेस इंक्रीज, ठीक है, कह सकते हैं ये ग्राउंड था, ठीक है, और ग्राउंड भी कुछ ऐसे होगा, ऐसे सर सरफेस के बीच में कांटेक्ट बढ़ रहा है, ओके ओके ठीक है यार, इसको हम एक्चुअली, आपकी सबकी बातें सही है ना, अभी किसी ने इंटरलॉकिंग वर्ड यूज किया था, किसी बच्चे ने लिखा था इंटरलॉकिंग, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पे इंटरलॉकिंग इंक्रीजेस, अरे भाई दूसरा लॉक हो जाएंगे, आप नहीं समझ रहे हो, अगर दो सरफेस रफ हैं और उनको ज्यादा तेजी से दबा दिया जाए तो एक दूसरे की जो इरेगुलरिटीज हैं, जो सरफेस रफनेस है, वो एक दूसरे में लॉक हो जाएंगी, और लॉक होगी तो उसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बोलो पॉइंट क्लियर है? क्लियर, ठीक है, अब इसको नोट करिए कि ऑन इंक्रीजिंग नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ऐसे दिखा रहे हैं कि मैंने इस पे फोर्स बढ़ा दिया है ना, तो लिखिए आप, प्लीज नोट डाउन, ऑन इंक्रीजिंग normal reaction between two surfaces, on increasing normal reaction between two surfaces, interlocking increases, interlocking increases, due to which friction increases, due to which friction increases. क्लियर है? जितना ज्यादा सरफेस में इंटरलॉकिंग होगी फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, है ना, तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, देखो ये बड़ा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, ठीक है, मतलब ये एरिया से डिपेंडेंट होता है, समझे, अगर ये कोई बॉडी है, समझे, ये ग्राउंड है ना, मैं एक बॉडी को उड़ा के रखता हूं, ये फॉर एग्जांपल ये 10 kg की बॉडी है ना, और एक और बॉडी को मैं रखता हूं, ये भी 10 kg की है, बट ये थोड़ी सी बड़ी है, इसका एरिया ज्यादा है, ठीक है, इसका एरिया ज्यादा है, दे हैव सेम मास, तो क्या होगा, सत्यम अभी आते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको चलाऊंगा आई विल फेस सेम डिफिकल्टी, ठीक है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। आपको लग रहा होगा यार कांटेक्ट ज्यादा हो जाएगा, एरिया ज्यादा होगा तो कांटेक्ट ज्यादा होगा, है ना, अब सुनो भाई, हाँ फ्रिक्शन सेम है बिकॉज नॉर्मल फ्रिक्शन सेम है, देखो बहुत अभी मेरे दिमाग में आता है ना कि एरिया ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा हो गया तो क्या होगा, कांटेक्ट ज्यादा होगा, और कांटेक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स बढ़ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, एरिया से वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन रफनेस एंड इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन क्या डिसाइड करता है, नॉर्मल रिएक्शन डिसाइड्स इंटरलॉकिंग, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतनी ज्यादा वहां पे
इंटरलॉकिंग होगी, दो सरफेस दूसरे को करेंगे। नहीं, इसका यार कोई डेरिवेशन वगैरह सच नहीं है, ठीक है। देखो फ्रिक्शन फोर्स जो ये फोर्स है वेरी कॉम्प्लिकेटेड फोर्स, मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, हवाबाजी कर रहे हैं, नॉर्मली जो हमने ऑब्जर्वेशन लिए हैं, अगर हम बहुत माइक्रो लेवल पे जाके देखें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फोर्सेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होती हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करती हैं, बहुत सी थ्योरी लग जाती है, बहुत सी कहानी लग जाती हैं, हम लोग इन पॉइंट्स पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हमें ब्रॉडली ये समझना है कि डिपेंड्स ऑन सरफेस रफनेस एंड इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, ठीक है। अब देखिए अब देखो भाई, यहां से तो आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। सर स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन हाई क्यों हो गया यार? स्मूथ सरफेस में अमन क्या होता है, उनमें वेल्डिंग टाइप की हो जाती है, पता है। जब बॉडीज मूव करती हैं तो वहां पे क्या होता है, दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि जब बॉडीज ऐसे हैं, ठीक है, एंड दे आर मूविंग, तो यहां पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, है ना। तो उसको तुम ऐसे बता सकते हो, जब मॉलिक्यूल्स बहुत पास होंगे तो उनमें इंटरेक्शन फोर्स डेवलप होता है, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, एक रीजन ये है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे जब ये बॉडी मूव करती है और बहुत पास होगा तो यहाँ पे हल्का सा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ने पे जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे हल्की सी मेल्टिंग हो जाती है, और मेल्टिंग होने के बाद एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत माइक्रो लेवल पे एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। कोई चीज मेल्ट होती है ना, तो मेल्ट होने पे एक दूसरे को क्या करते हैं, वो पैक कर लेते हैं, चिपक जाते हैं। कुछ कुछ कहानी यही होगी यहाँ पे। जब सरफेस बहुत क्या होंगे आपके, स्मूथ होंगे, तो बहुत पास आ गए ना यार। हाँ भाई, एक्सपेरिमेंट है, हल्की स्लाइडिंग होगी तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, कोई भी चीज जब कहीं रब करती है हल्का सा भी तो टेम्परेचर बढ़ता है। अगर उसका इफेक्ट हम बहुत कम एरिया पे देखें तो वहां पे मेल्टिंग कर सकता है। यार दोनों बॉडीज के मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाएंगे ना, अगर बहुत स्मूथ होगा तो मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, समझ रहे हो आप। वैसे क्या होता है बताओ, वैसे ऐसे कहानी होती है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल स्मूथ है तो मॉलिक्यूल्स में कांटेक्ट ज्यादा होगा ना। ठीक है, चलिए अब आप देखिए नेक्स्ट। अभी तो कोई फॉर्मूला नहीं था यार। स्मूथ होने पे मॉलिक्यूल्स पास क्यों जाएंगे, हमें सोचो आप। अगर दो बॉडीज बिल्कुल स्मूथ हैं तो उनके मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, नहीं टच कर रहे होंगे। यार देखो, हीट अगर थोड़ी भी डेवलप हो रही ना, हीट थोड़ी भी डेवलप हो रही है तो हल्का सा क्या करता है, बहुत लोकलाइज, बहुत कम, वो जो नीचे का एरिया होता है ना, कांटेक्ट होता है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, और वहां टेम्परेचर बढ़ने से वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी चीज का तो चीजें आपस में क्या होती हैं, अगर आप दो चीजों में मेल्ट कर दो तो मेल्टिंग करके चीजें आपस में क्या करती हैं, चिपक जाती, नहीं चिपक जाती, बताइए। वही कहानी नीचे भी होगी, समझे। क्यों एक दूसरे को क्या करेंगे, मेल्ट करके फिक्स कर लेंगे, वेल्डिंग हो जाएगी, उसको बोलते हैं वेल्ड होना। अमन हीट हाई रफनेस पे भी होती है, वहां भी हीट डेवलप होगी, है ना। और जब मॉलिक्यूल्स बहुत पास होंगे तो एक दूसरे को स्टिक कर लेंगे वो। आप सोच रहे हो हीट तो बहुत कम डेवलप होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा हीट डेवलप होती है वहां पे, और क्योंकि एरिया बहुत कम होता है ना, तो उतनी हीट से मेल्टिंग हो जाती है आपकी आराम से। आप देखिए आप, ठीक है, अब इसको बहुत ढंग से समझना। देखिए अभी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स। अब इसको आप बहुत ढंग से समझिए। देखो
एक हैवी बॉक्स रखा हुआ है भाई, प्लीज अब ध्यान समझिए, फॉर्मूले वॉर्मूले आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, सारी कहानी थी, अब लोग फॉर्मूले निकालने वाले हैं फ्रिक्शन के। तो इस ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। देखो भाई, एक हैवी बॉक्स रखा हुआ है, सबको आंसर देना है, सबको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, सभी लोग रिस्पॉन्ड करोगे मुझे। देखिए, एक हैवी बॉक्स रखा हुआ है और आपको बोला जाता है कि इसको धक्का मारो, बहुत भारी है, 100 kg का बॉक्स है, अलमीरा है, समझो आपके घर में अलमीरा रखी हुई है, ठीक है। क्या चलेगी है? थोड़ा फोर्स लगाने पे, हल्का फोर्स लगाने पे, आपका बस ऐसे कर दिया, नहीं चलेगी, ठीक है। अच्छा चलो, आपने, अब मैं 2 क्वेश्चंस का आंसर देना। आपने यहां पे हल्का सा फोर्स लगाया, ठीक है, 10 न्यूटन, ठीक है, नॉर्मल सा गया और हल्का सा पुश कर दिया, ठीक है, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा बताओ, वाई? क्यों नहीं चलेगा भाई? अरे यार, 2 बच्चे बोल रहे हैं पूरी क्लास में, ठीक है मार दो, ठीक है अतिशय, ठीक है आश्रय। देखो सारा बच्चों को आंसर नहीं आ रहा यार, ये गलत बात है, देखो इतने सारे लोग बैठे हैं। फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, इधर इधर एक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है अमन, ठीक है अमन, ठीक कह रहे हो आप, ओके ठीक है। चलो, इस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? ये कौन सा फ्रिक्शन है? पहले इस फ्रिक्शन का नाम बताओ। स्टैटिक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो, कुछ बच्चे तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कम से कम। तन्मय, वंश, तुम लोग नहीं बोल रहे हो, तेजस, प्रारब्ध, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आकाश। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ठीक है, चलो स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। कितना होगा, कितना होगा ये बता दो मुझे। स्टैटिक होगा, ठीक है, आपकी बात सही है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है? when two bodies in contact are at rest, they don't have relative velocity। कितना आएगा ये कौन बताएगा मुझे? एक बच्चे ने बताया सिर्फ। यार ये हालत है, पूरी क्लास में एक बच्चा बताएगा मुझे कितना फ्रिक्शन आएगा। अक्षत is saying more than 10, सत्यम is saying 10, more than 10, अक्षय is saying more than 10, and anyone? चलो भाई, more than 10, more than 10, more than 10, तो I have only one answer equal to 10. Okay, so now I have 2 answers. सत्यम का आंसर और शौर्य का आंसर ये है कि they are saying कि this force is exactly 10 Newton and this is right answer. बात बताओ यार, कोई बॉडी रेस्ट पे होती है, उस पे नेट फोर्स 0 होता है नहीं होता है? पहले ही बताओ, हाँ ना करो, बोलो। नेट फोर्स 0 होता है ना यार? तो यार अगर तुमने 10 अप्लाई किया है तो 10 ही तो आएगा, तभी तो 0 होगा, या उससे ज्यादा आ जाएगा? चलो 15 आ गया, अब क्या होगा बताओ? 15 आ गया तो बॉडी तुम्हारी तरफ चल देगी भाई, नहीं? अगर 15 आ गया तो तुम्हारी तरफ चल देगी? ऐसा कैसे पॉसिबल? ऐसा होता है क्या कि तुम धक्का मारो तुम्हारी तरफ चल दे? ऐसा तभी होता है, कोई इनविजिबल बंदा उधर खड़ा हो धक्का मार रहा हो, है ना, तभी तो पॉसिबल है। चलो ठीक है, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं। सत्यम, समझना है बात तो, बहुत प्लीज, बहुत ढंग से समझो। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता भी है और फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं भी होता है। देखो, किसी ने मुझसे पूछा कि सर फॉर्मूला बताओ, ये कैसे आ गया? मैं वही आपको समझा रहा हूं। यही सारे आईआईटी में, नीट में और सब में यही क्वेश्चन बनते हैं कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता भी है और नहीं भी होता है, मैं उसी बात को समझना है, समझे? तो फ्रिक्शन फोर्स इज 10, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैंने थोड़ा फोर्स और बढ़ाया, थोड़ी ताकत और लगाई मैंने और मैंने लगा दिया 20 न्यूटन। अभी भी नहीं चल रहा है, पता है ना, किसी बॉडी को धक्का मारते हो, धीरे धक्का मारते हो, और तेज, फिर और बढ़ाते रहते हो, फिर एक टाइम के बाद चलने लगता है, ठीक है। नाउ माय फोर्स इज 20 न्यूटन एंड अगेन दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, अगेन दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। अब बोलो कितना फ्रिक्शन? अक्षत इज सेइंग 20, अतिशय इज सेइंग 20, आश्रय सेइंग 20, अमन सेइंग 20, ठीक है। चलो ठीक है, अर्चित एंड अमन, ठीक है, चलो 20 आगे मान लेते हैं, और बिल्कुल सही आंसर दिया आपने कि फ्रिक्शन फोर्स विल बी 20 न्यूटन, ठीक है। फिर मैंने इसको बढ़ा के 30 कर। फ्रिक्शन कौन सा होगा? फ्रिक्शन का नाम क्या होगा? कौन सा फ्रिक्शन होगा ये?
स्टैटिक होगा, ठीक है। तो आपका फोर्स अप्लाइड, दिस इज योर अप्लाइड फोर्स, दिस इज योर अप्लाइड फोर्स, ओके, एंड दिस इज फ्रिक्शन। तो व्हेन योर अप्लाइड फोर्स इज 10 न्यूटन, द फ्रिक्शन डेवलप्ड इज 10 न्यूटन। व्हेन योर अप्लाइड फोर्स इज 20 न्यूटन, फ्रिक्शन डेवलप्ड इज 20। और एक कहानी चलती रहती है, ठीक है, और चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है, और ये जाके कहाँ पे ब्रेक होती है, ये ब्रेक होती है, चलो हम लेते हैं 200 न्यूटन पे ब्रेक होती है, ठीक है। तो जब आपका अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन होता है, ठीक है, तो ये बॉडी जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मोशन, ठीक है। तो आपका फोर्स 200 न्यूटन है एंड दिस फोर्स इज 200 न्यूटन। हाँ भी आते हैं अक्षर, ठीक है, ठीक है, ये 200 पे चल दी, ठीक है, इसको, ठीक है। तो ये बॉडी क्या हुआ, जब आपने अपने फोर्स को बढ़ा के 200 न्यूटन किया तो इसमें स्लाइडिंग शुरू हो गई। अब बताओ, इस अगर आपका अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन है, यहां भी 200 आ गया। अब अगर आप 200 से थोड़ा भी बढ़ाते हो, अगर आप इसको यू मेक इट 200.01, तो बॉडी चल देगी। बट एट 200 हम ऐसा बोलेंगे कि बॉडी इज अबाउट टू मूव, ठीक है। एट 200 फॉर एग्जाम्पल, इफ एट 200 बॉडी इज अबाउट टू मूव, ठीक है, तो इस फ्रिक्शन को पता क्या बोलते हैं, दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अरे भाई, इसको लिमिटिंग बोलेंगे, समझा? अरे लिमिट आ गई भाई, फ्रिक्शन की लिमिट आ चुकी है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप लिखिए when box is not moving, when box is not moving, तो हमने यहाँ पे दो बातें ऑब्जर्व की हैं। दो बातें क्या क्या ऑब्जर्व की हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। बोलो, है ऐसा नहीं है? अरे बोलो कि भाई ऐसा है नहीं है। अभी 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 अमन रुको, अभी थोड़ा रुक जाओ बस। अमन आप कहां से, ठीक है, ऑटोमेटिक, हमने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिक चल रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। इस फ्रिक्शन का नाम क्या है? अरे भाई फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक इन नेचर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। गुड। ऑटोमेटिक को हम थोड़ा और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन से कि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। तो सेल्फ एडजस्टिंग वर्ड आपको समझ में आ रहा है? अरे अपने आप एडजस्ट कर रहा है यार। आपने 10 लगाया 10 आ गया, आपने 20 लगाया 20 आ गया, 30 लगाया 30 आ गया, ठीक है, क्लियर? तो अब इन बातों को ध्यान रखना है कि व्हेन बॉक्स इज नॉट मूविंग, फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज सेल्फ एडजस्टेबल। जितना आप अप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली उतना ही डेवलप हो जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं होता है, नोट करिए, नो फॉर्मूला बड़ा बड़ा, ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का। क्या फॉर्मूला होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये फॉर्मूला होता है बस। मतलब फॉर्मूला तो नहीं हुआ, उसकी वैल्यू उसके बराबर हो जाती है, क्लियर? ठीक है, फिर क्या हुआ? when body is about to move, now second point, हाँ अर्चित बिल्कुल बॉर्डर है, बिल्कुल अर्चित कह रहे हैं कि सर क्या ये जो आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या ये स्टैटिक और काइनेटिक का बॉर्डर है? तो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। when body is about to move, when body is about to move, सबको पता है यार, जब आप किसी भारी चीज को रखते हो ना तो एक सर्टेन मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। हाँ, एक सर्टेन मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तब वो बॉडी वहां से हिलती है। ओके, क्लियर? कि जब हम एक सर्टेन मिनिमम फोर्स अप्लाई करते हैं तब बॉडी वहां से मूव करती है, ठीक है? तो व्हेन बॉडी इज अबाउट टू मूव, होगी रेस्ट पे ही, है ना, अबाउट टू मूव, बट इट विल बी एट रेस्ट।
चलने को रेडी हो चुकी है, इट विल बी एट रेस्ट। फ्रिक्शन कौन सा होगा? इस फ्रिक्शन का नाम क्या होगा? इसको पता क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल मैक्सिमम लग चुका है, आप रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। चलिए भाई, कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, बस दोबारा शुरू करते हैं 1 मिनट में। भाई इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक 820 I know till 820 is called maximum static friction। यार अमन, बॉडी से हमें 200 से थोड़ा बढ़ाएंगे तो बॉडी चल देगी, 200 से थोड़ा भी एक्सीड करोगे तो बॉडी चलेगी। तो हम समझ जाएंगे कि यार 200 जो था वो हमारा लिमिटिंग था। अमन कह रहे हैं कि सर ये पता कैसे चलेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कब आएगा? तो मैं कह रहा हूं कि क्या होगा, जब आप फोर्स को ग्रेजुअली बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो एक पॉइंट पे 200 आने पे जैसे आपने हल्का सा बढ़ाया बॉडी चलती, तो 200 विल बी लिमिटिंग। ठीक है, और अब आप बड़ा लिख लो। अब आप पहला फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो हमने 2 बातें सीखी अभी तक के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए मैं काफी बड़ा लिख रहा हूं। और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, इसको हम एफएस बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम एफएस से लिखते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका फॉर्मूला पता क्या होता है? किन किन बातों पर डिपेंड करता है, दोबारा बताना। फ्रिक्शन फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है? और इतना टाइम लगाओगे बताने में? रफनेस एंड नॉर्मल रिएक्शन। इसलिए जो इसका फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले में 2 ही टर्म होंगे बिल्कुल सही, इसके फॉर्मूले में 2 ही टर्म होंगे और एक फॉर्मूला हमारा बताएगा, एक टर्म बताएगा रफनेस को, तो ये है म्यू एस। दिस इज म्यू एस, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू, म्यू ऐसे बनाते हैं, म्यू एस इनटू एन। क्लियर? ये बड़ा लिखना है। हमने पहला फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस को बोलते क्या है? म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, and which is
a constant and which measures surface roughness. अब an experimental, कोई डेरिवेशन नहीं, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला भाई, दिस एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला, ठीक है, कि Fs is μSN, ठीक है, where μS is called coefficient of static friction which measures surface roughness. ये लाइन नोट करेगा, which measures surface roughness. तो ये surface roughness को मेजर करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, coefficient of static friction. And what is N? N is normal reaction, कि उन दो surfaces ने एक दूसरे को कितना लॉक कर रखा है, जितनी ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगी इंटरलॉकिंग उतनी ही ज्यादा होगी. रब किया जाए, क्यों, ठीक है. अब हमने दो बातें सीख ली है ना. दो बातें हमने क्या सीखी, अरे यार मैंने रब कर दिया इसको, μSN लिखा हुआ था मन, it was μSN where μS is coefficient of static friction which measures surface roughness, okay, and when N is normal reaction. क्लियर आपको माइंड, ठीक है. अब हमने दो बातें सीखी अभी तक के, कि एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जब हम किसी बॉक्स को चलाने की कोशिश करते हैं तो वो अपोज मारता है और बॉक्स रेस्ट पे रहता है, जो फ्रिक्शन डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है और वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है. जब बॉक्स जिस फोर्स पे चलना शुरू करेगा, मैक्सिमम फोर्स जब तक वो रेजिस्ट कर पाएगा, और एक मोमेंट के बाद इट विल स्लाइड. व्हेन स्लाइडिंग स्टार्ट्स तो दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं या उसको हम कभी कभी स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं नॉर्मली, ठीक है. μSN, μS कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है. सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा, दोनों सरफेस जितना ज्यादा रफ होंगे, वहां पे इस कोफिशिएंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी. तो ये हमारा सरफेस रफनेस को मेजर करता है, मेजर्स सरफेस रफनेस. ठीक है. अब हम लोग लिखते हैं थर्ड पॉइंट, व्हेन बॉक्स इज मूविंग. ठीक है, तो थर्ड केस क्या है, व्हेन बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग, व्हेन बॉक्स स्लाइड्स, है ना, व्हेन बॉक्स स्लाइड्स. तो देखो क्या होता है स्लाइडिंग पे, व्हेन बॉक्स स्लाइड्स. अब पता क्या होता है, अब जो फ्रिक्शन आता है आप समझ गए, तो काफी बच्चों ने मुझे आंसर दे भी दिया. कौन सा फ्रिक्शन आएगा बोलिए आप लोग जरा. मार्दो ने आंसर दिया, अक्षत ने आंसर दिया, और कोई नहीं बताएगा. वेरी गुड वेरी गुड, चलो सबने आंसर दिया मुझे, काफी बच्चों के आंसर आ गया. नाउ फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक. ओके ओके, गुड गुड गुड, फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक. और इसका भी फॉर्मूला होता है. वेरी गुड, तो कुछ ने आंसर भी दे दिया मुझे, इसका भी फॉर्मूला होता है और इसकी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन बाय म्यू के एन. Kinetic friction is given by mu k n, where mu k is called coefficient of kinetic friction and n is normal action. n is normal action. ठीक है. और पता क्या होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है. मतलब अब आप फोर्स कितना भी बढ़ा लो, 200 न्यूटन के बाद आप उसको 300 कर दो, 400 कर दो, 500 कर दो, काइनेटिक फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. ज्यादा अच्छा है. तो लिखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, इसको रख कर रहा हूं. kinetic friction remains
कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। आप कितना भी फोर्स बढ़ा लो फिर चेंज नहीं होने का वो। कार्डियक फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब सुनो भाई, अब एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे एक पॉइंट बचा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं ग्राफ पर डिस्कस करूंगा। अब देखिए ये मेरा अप्लाइड फोर्स, ये बॉक्स है, ठीक है, और मैं ग्राफ बनाता हूं फ्रिक्शन फोर्स, मैं इसको F लिख देता हूं, ठीक है, मैं फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स का ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। एक बात, तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, कौन बताएगा मुझे? देखो शुरू में हो, आप आंसर सब दे सकते हो, ठीक है। शुरू में क्या हो रहा था, जब मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन 10 डेवलप हो गया, जब मैंने 20 अप्लाई किया तो फ्रिक्शन 20 डेवलप हो गया, ठीक है। बॉक्स चलना कब शुरू किया था? हाँ ठीक है आश्रय, तो ये बताओ बॉक्स चलना कब शुरू किया? नहीं, आप बात समझो अमन यार, पहले फ्रिक्शन कौन सा होगा? चलो आप सब लोग मुझे बारी बारी आंसर दो, ठीक है। चलो कई बच्चों ने मुझे सही आंसर दे भी दिया है, बट फिर भी मैं सबको बता रहा हूं। सबसे पहले मुझे बताइए फ्रिक्शन कौन सा होगा? अर्चित ठीक है, स्टैटिक होगा फ्रिक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही, एक बच्चे ने आंसर दिया मुझे, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? अब इतना सोचोगे यार, नो फॉर्मूला स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, दिमाग में बिठा लो। जितनी जल्दी समझ में आएगा आपको उतना बेटर रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। किसके इक्वल होता है ये? फिर किसके इक्वल होता है? अप्लाइड फोर्स इक्वल होता है ना यार, लोग बात पकड़ नहीं पा रहे हो यार। ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो ये 45 डिग्री पे लाइन जाएगी, एक 45 डिग्री पे लाइन जाएगी। जब लाइन 45 पे होगी तो आपको पता है एक्स वाई दोनों बराबर होते हैं। मेरे भाई जितना तुम्हारा अप्लाइड फोर्स होगा ना उतना ही फ्रिक्शन डेवलप होगा, जितना तुम्हारा अप्लाइड फोर्स होगा उतना फ्रिक्शन डेवलप होगा, जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना फ्रिक्शन डेवलप होगा। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, दोनों वैल्यू बराबर होंगी, बिल्कुल क्लियर हो रही है सबको, बात समझ में आ रही होगी, है ना? चलो ठीक है, ओके ठीक है। अब क्या हुआ, आप पहुंच गए मैक्सिमम वैल्यू पे, ठीक है अक्षर, वेरी गुड। अब आप पहुंच गए कांस्टेंट वैल्यू पे, अब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गए, अब बॉक्स बिल्कुल चलने को रेडी हो चुका है, ठीक है। 45 का एंगल बनेगा, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बॉक्स चलने को रेडी हो चुका है। अब जैसे बॉक्स चलेगा बताओ फिर कौन सा फ्रिक्शन होगा? अच्छा ये कौन सा फ्रिक्शन आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे? इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, कौन बोलेगा मुझे? लिमिटिंग बोलेंगे, लिमिटिंग बोलेंगे ना। लिमिटिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दिस वैल्यू, दिस विल बी लिमिटिंग, और लिमिटिंग को एफएस बोलते हैं। एफएस लिखा है, छोटा सा एफएस लिख दिया है, एफएस लिखिए आप। मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गया म्यू एस एन, ठीक है, चलो म्यू एस एन भी लिख देते हैं। एट दिस पॉइंट फ्रिक्शन इज एफएस व्हिच इज म्यू एस एन, गुड। उसके बाद क्या होगा? जैसे बॉक्स चलने वाला होगा फिर क्या होगा? क्यों? जैसे बॉक्स चलेगा फिर क्या होगा? काइनेटिक होगा, और किसी ने बोला सर कांस्टेंट होगा। मैं यही दो बातें बोलने वाला था। ठीक है, तो आपने मेरा स्टेटमेंट पूरा कर दिया कि नाउ फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक इन नेचर एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। आप कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो, इट विल नॉट चेंज, ठीक है। तो कैसा ग्राफ बनेगा बताओ यार? ग्राफ पता है, अब मैंने एक बात आपको जानबूझ के नहीं बताई थी, अभी आप डिस्कस करोगे, लंबा डिस्कशन खिंच जाएगा। तो ये हल्का सा नीचे आएगा ऐसे, और फिर ये ऐसे जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए? दिस वैल्यू, इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? कौन सा फ्रिक्शन है? अरे भाई एफ
के, ठीक है, एफ के की वैल्यू कितनी होती है, एफ के इज म्यू के एन। हाँ नीचे क्यों गया, नीचे क्यों गया, नीचे क्यों गया भाई, थोड़ा नीचे आने का रीजन क्या है, ठीक है, थोड़ा नीचे आने का रीजन ये है, देखो कि म्यू के इज लेस देन म्यू एस। जो म्यू के होता है वो म्यू एस से कम होता है। हाँ ठीक है वाई, ये वाई वाला यार पॉइंट बड़ा वो है, कॉम्प्लिकेटेड सा है, ठीक है, म्यू के इज लेस देन म्यू एस, समझे। अचानक से फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो आपने पूछा ग्राफ नीचे क्यों गिरा, तो मैंने बोला म्यू के इज लेस देन म्यू एस, ठीक है। यार आकाश तुम फोर्स कितना भी अप्लाई कर लो, जब बॉडी एक बार चलना शुरू कर देती ना फिर फ्रिक्शन कम हो जाता है उस पर। देखो ग्राफ बना लिया, मैं इसको रब करने वाला हूं और टाइम बताओ मुझे कितना हो रहा है यार, मुझे 8:20 क्लास छोड़नी है यार, बायो के बच्चों की क्लास होती है, इनका छूट जाता है। व्हाट इज टाइम, चलो 10 भी है 10 मिनट्स, ओके ठीक है, मार दो बिल्कुल, बट 10 मिनट छोड़ दो। आपकी 8:20 होती ना क्लास, मार दो एंड अमृताश एंड अभिनव, ठीक है। चलो भाई सुनो, आप चलिए अब यहां पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है वाई म्यू के इज लेस देन म्यू एस, ठीक है, ये यार इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्यों मुश्किल है, नहीं हम करेंगे एक्सप्लेन, ऐसा नहीं है, नहीं 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 यार देखो मैंने आपको क्या लाइन बोली थी, मैंने आपको एक लाइन बोली थी शुरुआत में कि फ्रिक्शन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का जो बिहेवियर होता है जब वो बॉडीज मूव करती हैं उनका बिहेवियर भी थोड़ा सा चेंज कर जाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब बॉडीज रेस्ट पे हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स में फोर्स होंगे, जब बॉडीज एक दूसरे पर रब करती हुई चल रही हैं तब भी उनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगा, लेकिन वो फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी आने के साथ चेंज कर जाता है। वो इसका मेन रीजन है कि व्हाई म्यू के इज लेस देन म्यू एस, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने कुछ कुछ थोड़ा बहुत, इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में तो नहीं जाके समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको समझ सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे, एक सेट देखते हैं, एक सेट, ठीक है, थोड़ा आपको समझाया जा सकता है कि व्हाई म्यू के इज लेस देन म्यू एस, शायद आपको समझ में आ भी जाएगा। देखो होता क्या है कि सपोज करिए दो सरफेस हैं ऐसे, एक सरफेस ऐसे है और एक सरफेस ऐसे है, ठीक है, ये दो बॉक्स हैं और हमने इसको माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो पता चला दो सरफेस ऐसे हैं, ठीक है। अब ये बताओ जब एक दूसरे पर स्लाइड करेंगे सब लोग आंसर देंगे, तो क्या इनके सरफेस नुकीले रहेंगे? क्यों, एक बात बताओ, जब ये एक दूसरे पे स्लाइड करते हुए चलेंगे, अभी तो रेस्ट पे हैं, जब ये स्लाइड करने लगेंगे तो तुमको लगता है ये ऐसे रहेगा? बोलो, विल गेट कर्व्ड, बिल्कुल सही आंसर दिया, मैं भी यही बोलने वाला था एग्जैक्टली, अमन ने मेरी बात चुरा ली, मैं बिल्कुल यही बोलने वाला था, विल गेट कर्व्ड, है ना? क्या बात समझ आ रही है यार? ये तो समझ में आ रहा होगा। अभी ये ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे नुकीले नुकीले पहाड़ टाइप के निकले हैं, बट सत्यम, चलो आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, मेरा क्वेश्चन ये था, मैं आपको ये समझा रहा था कि आपने पूछा कि भाई दिस ग्राफ, मतलब ये डिप क्यों आ गया, तो मैंने बोला कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है स्टैटिक से। आपने पूछा क्यों होती है, तो मैंने आपको बोला कि जो हमारे फोर्सेज होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज का जो बिहेवियर होता है वो हम इस लेवल पे डिस्कस नहीं करेंगे। आपको यही समझना है कि जब बॉडीज मूव करती हैं तो उनके बीच में फोर्सेज चेंज कर जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज चेंज कर जाती हैं, और उनके चेंज करने से क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी वहां पे चेंज हो जाता है। दैट इज एग्जैक्ट रीजन, ठीक है। अब हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग उस पॉइंट पे तो नहीं जाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कैसे चेंज हो रही हैं, उनमें क्या रिलेशन है, वो सब रिसर्च वाली बात हो गई,
हम लोग उसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर देखेंगे, मैक्रो लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे देखेंगे, डीप में ही जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया कि नॉर्मली जो सरफेस होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, ऐसे 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 सरफेस होते हैं। अगर कोई चीज रखी हुई है ना, जैसे ये रखा हुआ है ना, इसको आप देखोगे, इसको जूम करके तो आपको सब पहाड़ दिखेंगे ऐसे। इसको जूम कर दो आप 1000 टाइम्स, मिलियन टाइम्स जूम करके देखो तो आपको पहाड़ पहाड़ दिखेंगे ऐसे ऐसे बड़े बड़े, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब ये स्लाइड करेंगे तो क्या होगा बताओ? आपको लगता है कि ये शार्प कॉर्नर्स बचेंगे? दीज आर शार्प, ये शार्प कॉर्नर्स हैं, ठीक है। अब सबको पता है यार कि जब ये एक दूसरे में स्लाइड करेंगे ना तो सरफेस कैसे हो जाएंगे बताओ? सरफेस ऐसे हो जाएंगे। बोलो, होंगे नहीं होंगे? स्लाइडिंग पे जब ये स्लाइडिंग हो रही है ना, देखो हवाबाजी वाली बात है, समझे? एग्जैक्टली तो आज कहानी कुछ डिफरेंट है। दो स्लाइडिंग, बट ये कहानी भी कुछ एक्सटेंट तक इट कैन एक्सप्लेन, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी बात। तो स्लाइडिंग हो रही है तो ये थोड़ा सा जो शार्प कॉर्नर्स हैं वो हल्के से फ्लैट हो गए, है ना। तो क्या बोलोगे आप? इंटरलॉकिंग डिक्रीजेस, इन दिस केस इंटरलॉकिंग डिक्रीजेस, हल्का सा फ्लैट हो गया। फ्रिक्शन, अरे आकाश इतना भी नहीं हुआ, फ्रिक्शन इंक्रीज तब होता है जब बिल्कुल फ्लैट हो जाए। आकाश कह रहे हैं सर आपने तो भी बोला था कि जब थोड़ा स्मूथनेस बढ़ती है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। वो एक एक्सट्रीम केस है कि बिल्कुल आप उनको स्मूथ कर दो। इन दैट केस, ठीक है, हल्का सा स्मूथनेस बढ़ाओगे, हल्का सा स्मूथनेस बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन विल इंक्रीज। आप बहुत ज्यादा स्मूथ कर दोगे बिल्कुल, फिर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे इंटरलॉकिंग डिक्रीजेस एंड फ्रिक्शन डिक्रीजेस। भैया बहुत से बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, देखो मैं सबको ध्यान में रखता हूं। वंश नहीं बोलता है, तन्मय, सृष्टि, श्रेया, आप लोग बहुत कम रिस्पॉन्ड करते हो। सुनते रहते हो, नहीं सुनते रहते हो? देखो आप जितना रिस्पॉन्ड करोगे, देखो होता क्या पता है, मैं क्यों पूछता रहता हूं सर सरफेस लेस फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है यार? सरफेस बहुत कम कर सकते हैं, सरफेस लेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्ड करते रहा करो, जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तो टीचर का एनर्जी लेवल बढ़ता रहता है, पता है। आप रिप्लाई करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ यार आप रिस्पॉन्ड करो, आप चीजें समझ रहे हो, ग्रैस्प कर रहे हो, मेरा एनर्जी लेवल अप हो जाता है, आपके लेक्चर की क्वालिटी बढ़ जाती है। अब मैं बोलूंगा यार को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो मैं डल हो जाता हूँ एक्चुअली, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग उसको रिस्पॉन्ड करते रहा करिए, समझे आप? ये रीजन है एक्चुअली, ठीक है। ये है कि आप लोग बोलते रहा करो, ये मुझे समझ में आया, समझ में आ रहा है, ये रीजन होता है एक्चुअली। यार किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, मैं मिस कर गया। टाइम कितना हो गया भाई? सर लेकिन थोड़ा सा चलने के बाद उसे रोक दिया, उसके फिर से चलाने के लिए लिमिटेड इक्वेशन कम नहीं हो जाएगा? नहीं, बस अच्छा क्लास में ओवर करने वाला हूँ। चलो अच्छा इसका आंसर कल देते हैं। चेंज नहीं होगा यार, वो फिर से दोबारा वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके भाई। वो जब आप उसको चलाना बंद कर दोगे ना तो फिर से वो पहाड़ बन जाएंगे, उतने ही, ठीक है। उतने नहीं बनेंगे, कुछ कुछ चेंज आएगा, स्लाइड चेंज, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता दूं, सुनो, अरे भाई, अरे तूने मैट देखी? मैट, मैट देखी? मैट ही बताओ जो घर में मैट होती है, ठीक है, उसको जाओ एक बार से दबा दो बहुत तेजी से, ऐसे जो वो होती फर वाली नहीं होती, उसका दबा दो, देखो ऐसे, उसको प्रेस कर दो 2-4 बार, प्रेस हटाओगे थोड़ी बार, फिर वो ऐसे खड़ी हो जाएगी। ये टॉवेल है यार, ये टॉवेल है, ठीक है, इसको तुम प्रेस कर दो अभी खूब, हटाओ थोड़ी देर बाद, देखो प्रेस को, फिर ये जो उसका ये है ना शार्प कॉर्नर से फिर से बन जाएंगे। कुछ रह जाते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली उतना ही बन जाएगा, नहीं परमानेंटली कर्व नहीं होगा अमन, वो शेप रिगेन कर लेगा, परमानेंटली कर्व नहीं बनेगा। हार्डनेस होती है ना सरफेस में, थोड़ी हार्डनेस भी तो होती है, कुछ एक्सटेंट तक डिक्रीज करेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, सुनो आप, अगर कहीं पे म्यूएस की वैल्यू, मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूं आपको, अगर कहीं पे म्यूएस की वैल्यू 0.5 है,
तो जो म्यूके होता है वो आपका होगा लगभग 0.49। बताओ कितना डिफरेंस है? डिफरेंस बोलो कितना है यहाँ पे? अरे मेरे भाई 0.01। बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। इस बात को लिख लो आप। ऐसा नहीं कि बहुत डिफरेंस आ गया कि म्यू एस से म्यू के अचानक से कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा। ठीक है, ठीक है अक्षर, वेरी गुड। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान रख के दिया गया है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि म्यू के इज लेस देन म्यू एस, बट बहुत नीचे नहीं होता है कि बिल्कुल डंपी हो गया, एकदम से फ्रिक्शन कम हो गया, समझे? स्लाइड डिक्रीज। म्यू एस बाद में क्यों डिक्रीज होगा? यार देखो देखो, हालांकि ऐसा लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। पहले म्यू एस होगा, ठीक है, आप उसको रब करोगे तो म्यू के कम हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको बार बार रब करते रहते हो तो सरफेस स्मूथ हो जाते नहीं हो जाते? बताओ आप। जब सरफेस कोई बहुत बार रब करता है तो उसमें स्मूथनेस बढ़ती नहीं बनती है? बढ़ती ना? तो मैं वही बोल रहा हूं कि आप रिपीटेडली इस सरफेस को यूज करते हो, आप सबको पता है जब रिपीटेडली हम कहीं पे रबिंग करते हैं तो सरफेस स्मूथ हो जाते हैं, और स्मूथ होने पे वहां पे क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, हाँ हाँ वही बात है, सैंड पेपर से यूज करते हैं। मेरा 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 स्टेटमेंट क्या है, म्यू के इज लेस देन म्यू एस, जिसमें डिफरेंस बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम किसी सरफेस को बहुत ज्यादा उसको यूज करते रहे, रबिंग करते रहे, तो उसका म्यू एस भी कम हो जाता है। कॉम्ब और पेपर बिट्स का अलग हो गया, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल अर्चित, आपने बिल्कुल सही बोला। मैं बोला फ्रिक्शन काफी डीप और कॉम्प्लिकेटेड स्टडी है। हम लोग हवा में पढ़ रहे हैं मैक्रो लेवल पे, हमने जितनी कहानी पढ़ रखी है वी कैन एक्सप्लेन ओनली ऑन दैट बेसिस, ठीक है? अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पे नहीं जाएंगे कि कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं जब बॉडीज मूव कर रही हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस चेंज हो गई, वो सब हमारे जो है स्कोप में नहीं है, बियॉन्ड अवर स्कोप है, इसलिए हम उन बातों पर डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग उसको मैक्रो लेवल पे समझ लेते हैं कि यार वो रफनेस होती है, वो स्मूथ हो गया, वो ऐसे पहाड़ बन जाते हैं, वो कर्व हो गया। बट इन फैक्ट कहानी जो आप डीप लेवल पे पढ़ोगे तो पूरी इंटायरली डिफरेंट होती है, समझे? हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मैक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, वो सब आपको जरूरत नहीं है, वो सब कोई जरूरत नहीं, बस आप इतना समझ लो कि डिपेंड्स, आपके लिए तीन बातें इंपॉर्टेंट है। इट डिपेंड्स ऑन सरफेस रफनेस, इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक का फॉर्मूला होता है म्यू एस एंड म्यू के एन, ठीक है, और वो उससे कम होता है। तो ये जो मैंने 1 मिनट में बातें बोली हैं, अगर आपको पता है, आपको फ्रिक्शन कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इतनी आपको पता होना चाहिए, जो मैंने 1 मिनट बोला है बस इतना आपको पता होना चाहिए केवल। ठीक है, चलो ठीक है भाई, कल मिलते हैं। और कल एक लेक्चर मिलेगा आपको लॉज ऑफ मोशन का, प्रॉब्लम्स का। अभी आपको लॉज ऑफ मोशन में मैं 2-3 वीडियोस भेजूंगा, और वीडियोस देखते रहो 20-20 मिनट की भी, ठीक है? मैं 10-15 प्रॉब्लम आपको और भेजूंगा लॉज ऑफ मोशन में। और एक फ्रिक्शन का भी आ सकता है, ठीक है? ज्यादा नहीं, 20-20 मिनट की वीडियो भेजूंगा आपको 2, ठीक है? चलो, कल आपका टेस्ट है, और क्या टेस्ट हमेशा होगा। संडे कल नो क्लास, वीडियो मिल सकता है आपको अगर मैं थोड़ा फ्री हो गया तो। टेस्ट है, और मुझे लगता है टेस्ट के लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लेक्चर्स देख रखे हैं, उन्हीं लेक्चर से मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ सीधे, ठीक है? टेस्ट तो आपका हर संडे होना है। लॉज ऑफ मोशन, अमन आप पूछोगा था, हर संडे टेस्ट है। अभी लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, अगले में भी लॉज ऑफ मोशन का ही टेस्ट होगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगले में लॉज ऑफ मोशन प्लस फ्रिक्शन दोनों के आधे आधे क्वेश्चन आएंगे अगले वीक का। अभी मैंने आपको बोल दिया है, ठीक है? हाँ, अगले में आएगा, अगले में मैत्री अगले में आएगा, फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ मोशन कंबाइंड। तो दिस इज लॉज ऑफ मोशन पार्ट 2, ठीक है? फ्रिक्शन खत्म होने के बाद फिर हम उसमें सर्कुलर मोशन भी होती है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलो, कल आप लोग टेस्ट दो, और क्लास मंडे को होगी। कल आपको वीडियो मिल सकता है 20-30 मिनट्स का। टेस्ट है, कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है अर्चित, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपको टेस्ट से कुछ पढ़ना नहीं है, वीडियोस दोबारा देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कुछ आपको रिवाइज करना है तो यू कैन वॉच वीडियोस, ठीक है? चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।